हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड के शासन व्यवस्था के अंतर्गत में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने ऑलरेडी जो भी शासन व्यवस्था है, मांझी शासन व्यवस्था हो गया, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो गया, नागवंशी शासन व्यवस्था हो गया, ये जितने भी शासन व्यवस्था थे 5 लेक्चर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था। यह लेक्चर छूट गया था और आप लोग बार बार कमेंट के माध्यम से बता रहे थे कि इस लेक्चर को जल्दी पूरा करवा दीजिए। तो वही जो बचे हुए लेक्चर थे उसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। यदि आप इसको अच्छे से कवर करते हैं तो इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। हमने ऑलरेडी मुंडा शासन व्यवस्था कंप्लीट करवा दिया है, नागवंशी शासन व्यवस्था करवा दिया है। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, सारे कॉन्सेप्ट के साथ उसमें मैंने सब कुछ बताया। मांझी परगना शासन व्यवस्था भी बता दिया है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था भी बता दिया है, ढोकला सोहर शासन व्यवस्था भी कंप्लीट करवा दिया। ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था था, ये बचा हुआ था, उसको इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक जो है 16 मार्क्स का जो जेपीएससी में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आपका लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, बस इस लेक्चर को अच्छे से आप कवर करें। तो चलिए, तो ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, इसे उरांव जनजाति शासन व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनरली हम उरांव जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उरांव जो है वो झारखंड का एक महत्वपूर्ण जनजाति है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और ये पूरे झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये पूरे झारखंड में संथाल के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और ये हमारा झारखंड का जो है रांची, पलामू, ठीक है, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम, ये सिंहभूम वाले लगभग एरिया में ये फैले हुए हैं। साथ ही साथ ये संथाल परगना के ये जो है आपका देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज के भी क्षेत्र में ये सब पाए जाते हैं। कौन? उरांव जो जनजाति है। ठीक है, ये आपका पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और ये संथाल वाले क्षेत्र में झारखंड में अलग अलग फैले। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, ये छिटपुट तरीके से लगभग पूरे झारखंड में फैले हुए हैं। इनकी जनसंख्या भी ये पूरे जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में दूसरे नंबर पे आता है। तो आप समझ सकते हैं ये जनजाति कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी शासन व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका संस्कृति भी काफ़ी पुरानी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बस आगे देखते जाएं। परिवार, ये जो है उरांव जनजाति का मूल जो सबसे छोटी सामाजिक इकाई होती है। उरांव जनजाति का कोई भी शासन व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई परिवार ही होता है। परिवार से क्या बनता है? परिवार मिलके गांव बनता है। ठीक है, जिसे हम ग्राम भी कहते हैं। गांव मिलके पंचायत बनता है। इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो परिवार उरांव जनजाति की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और इनका जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक मतलब पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि महिलाओं का डोमिनेट किया जाता है, लेकिन पुरुष प्रधान, भारत ही पूरा क्या है, पुरुष प्रधान देश है। तो इसका क्या है, पुरुष प्रधान क्यों बना? क्योंकि हर एक जनजाति में क्या है, कोई भी जनजाति हो, कोई भी जाति के लोग हों, कोई भी परिवार हो, ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हावी है अभी भी। ठीक है, उरांव के क्या होते हैं, बहुत सारे टोटेमिक गोत्र पाए जाते हैं और इनके गोत्र को कीली कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उरांव जनजाति के गोत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, गोत्र को क्या कहा जाता है? तो ये उरांव जनजाति के गोत्र को कीली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीली कहा जाता है। जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, या फिर कीली से आप क्या समझ सकते हैं, यह एक प्रकार का गोत्र है। किसका? उरांव जनजाति का। ठीक है, और इनके जो गोत्र हैं उनमें से जो मुख्य हैं वो कौन है? तिर्की, कच्छप, मींज, खलखो, एक्का, खाखा, केरकेट्टा, लकड़ा, टोपो, कुजूर आदि इनके प्रमुख गोत्र हैं। ठीक है, ये इनके मुख्य गोत्र हैं। और इनका गोत्र क्या है, इनके उरांव जनजाति में गोत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, ये अपने गोत्र में क्या है, विवाह तक नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा तो जितने भी शासन व्यवस्था हम लोग पढ़े उसमें यह देखा गया कि समान गोत्र में इन लोग शादी बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या उरांव की जो संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनका जो भी कल्चर है, इनका धुमकड़िया क्या होता है, अखड़ा क्या होता है, कैसे अपने दाह संस्कार वगैरह करते हैं बुजुर्गों का, सारी चीज़ को हम देखेंगे। उसके बाद हम इसको जब अच्छे से समझेंगे तो हमको शासन व्यवस्था समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर हम शासन व्यवस्था के बारे में
चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब इस लेक्चर में आपका उरांव जनजाति से संबंधित कुछ भी नहीं छूटने वाला है, कुछ भी नहीं। यहाँ ये 2 मार्क्स तो आपका शासन व्यवस्था हो गया, प्लस साथ ही साथ जो जनजाति है साधारण वगैरह से जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। मतलब इसमें इस लेक्चर से आपका लगभग जो है मिनिमम 15 मार्क्स, ठीक है, कवर होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को अच्छे से जरूर देखें। राइट, इसमें क्या है, समग्रामा विवाह। समग्रामा मतलब सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स वैसे तो बराबर होता है यहाँ, लेकिन समग्रामा मतलब होता है एक ही गांव। ठीक है, एक ही गांव में क्या होता है, ये लोग शादी नहीं करते, तो वही क्या है, समग्रामा विवाह के सिद्धांत को ये लोग नहीं मानते हैं। एक ही गांव में लड़का लड़की का विवाह करना पसंद नहीं किया जाता है। ठीक है, ये लोग क्या है, एक ही गांव में लड़का लड़की का विवाह करना पसंद नहीं करते, जो अमूमन जनरली हर जनजाति में देखा गया। राइट, साथ ही साथ ये क्या है, अपना एक कृत्रिम ढंग से एक रिश्ता बनाते हैं, एक अलग प्रकार का नाता स्थापित करते हैं कृत्रिम तरीके से, जिसे सहिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सहिया कहते हैं। और सहिया का चुनाव करते हैं, मतलब किसी दूसरे गांव के लोगों से अपना क्या तो दोस्त बनाते हैं। ठीक है, एक निश्चित नियम कानून के तहत, एक जो संस्कृति है उसके तहत एक दोस्त बनाते हैं, जिसे सहिया कहते हैं। और इस जो व्यवस्था है इसको सहियारो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहियारो कहता है। इसमें क्या होता है, लोग ढोलक नगाड़े वगैरह बजाते हुए वो एक अपने घर से उनके गांव तक पहुंचते हैं। वहां पे वो आम का पत्ता और उसके बाद बर्तन में पानी वगैरह जल वगैरह के माध्यम से जो विधि विधान होता है उसके तहत ये एक दूसरे को सहिया मानते हैं। और यह जो व्यवस्था इसे सहियारो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहियारो कहते हैं। ठीक है, और यह जो होता है प्रत्येक 3 वर्ष बाद होता है, धन कटनी के बाद ये होता है, और ये प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार होता है, और इसको सहिया चयन समारोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो सहिया होता है ऐसा नहीं कि प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, ये 3 वर्ष में एक बार यह चलाया जाता है त्यौहार को। और यह जो होता है धन काटने के बाद, धन काटने का मतलब हुआ धान वगैरह जो फसल लगाते हैं उसको काटने के बाद लोग फ्री हो जाते हैं। ठीक है, जनवरी के महीना जो होता है उसके बाद फ्री हो जाते हैं। उसके बाद यह जो सहिया चुनाव का समारोह होता है उसको वो करते हैं। और इसमें क्या होता है, गाँव की जो कुंवारी लड़कियाँ होता है आपस में दोस्ती करती हैं, तो लड़की लड़की के बीच में जो फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती होता है, उसे गोई या करमडार कहते हैं। क्या कहते हैं, गोई या करमडार, ध्यान में रखिएगा। गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स जब अपने दूसरे गर्ल्स को, ठीक है, दोस्त बनाती हैं तो इसे उरांव जनजाति के लोग गोई या फिर करमडार कहते हैं। क्या कहते हैं, गोई या फिर करमडार। ठीक है, और इसी प्रकार जब लड़का लड़का दोस्त करता है, कोई लड़का लड़का मित्र बनता है तो उसे लार या संगी कहते हैं। ठीक है, क्या संगी मतलब क्या होता है, दोस्त होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, लड़की लड़की जब दोस्ती करती है तो वह गोई या फिर करमडार कहलाता है, और लड़का लड़का जब दोस्ती करता है तो वह लार या संगी कहलाता है। ठीक है, और विवाह के बाद उनकी जो वाइफ आती है, उनकी जो पत्नी होती है, उनका रिश्ता चलता रहता है तो वो क्या कहते हैं, लारिन या संगिनी करके पुकारते हैं। मान लीजिए ए और बी कोई लड़का है। ठीक है, ए और बी कोई लड़का है, इसकी शादी होगी, इसकी वाइफ सी है और इसकी वाइफ डी है। तो जब ये लड़के लड़के के बीच में दोस्ती है तो इसकी वाइफ के बीच में भी दोस्ती होगा, और ये जो है सी जो है डी को लारिन या संगिनी कह के बुलाएगी। सी जो है डी को क्या कह के बुलाएंगी, लारिन या फिर संगिनी। समझ में आ गया, और ये बी को क्या कह के बुलाएगा, लार या फिर संगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह व्यवस्था चलता है। उसके बाद क्या है, उरांव जनजाति के जो सामाजिक व्यवस्था में क्या है, इसका जो युवा गृह होता है, धुंकड़िया होता है, अखड़ा होता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये इनका समझिए सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर कहने का मतलब क्या, उसके दिमाग का, उसके कल्चर का, उसके रहन सहन का, उसका संस्कार का, ये सारे ये जो तीनों स्थान है उसमें उनको संस्कार दिया जाता है। कैसे जीना सिखाया जाता है, शिकार करना सिखाया जाता है, परिवार में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाता है ये सिखाया जाता है। मतलब एक स्कूलिंग टाइप का होता है ये, जहाँ ये सब कुछ वो सीखते हैं। ठीक है, कहाँ, युवागृह, धुंकड़िया, अखड़ा। अब बारी बारी से सबको हम जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये धुंकड़िया सबसे इंपॉर्टेंट है। यह एक साधारण घर होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यह धुंकड़िया जो है एक सिंपल घर होता है, साधारण होता है, जहाँ क्या होता है, यह विवाहित युवक युवतियाँ जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन क्या है, ये साथ में नहीं रहते हैं, जबकि अलग अलग रहते हैं। हॉस्टल में जिस तरह गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल अलग अलग होता है, उसी प्रकार कहलाता तो हॉस्टल है, उसी प्रकार ये कहलाता तो घुंकड़िया ही है। लेकिन क्या है, इनका रहने का जो व्यवस्था होता है वो अलग अलग होता है। लड़की के लिए अलग होता है और लड़का के लिए अलग होता है, अर्थात लड़के और लड़कियां के लिए अलग अलग धुंकड़िया का प्रबंधन होता है, व्यवस्था होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। धुंकड़िया क्या है, यह
एक साधारण घर होता है जहाँ पे लड़का यंग या विवाहित लड़के एवं लड़कियां जो है रहते हैं अलग अलग, ठीक है। और लड़कों को धूमकड़िया को जोंक एरेपा और लड़कियों के धूमकड़िया को पेल एरेपा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा डीप यदि जाके पूछा जाए तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लड़कों के घुमकुड़िया को क्या कहते हैं, तो उसे जोंक एरेपा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोंक एरेपा। और लड़कियों के घुमकुड़िया को पेल एरेपा कहते हैं, ठीक है। और जोंक एरेपा का ही दूसरा नाम है धांगर कुड़िया, ठीक है। जोंक एरेपा को धांगर कुड़िया के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिए, लड़कों के धूमकुड़िया को क्या कहते हैं? जोंक एरेपा। लड़कियों के धूमकुड़िया को क्या कहते हैं? पेल एरेपा। और जोंक एरेपा का ही दूसरा नाम धांगर कुड़िया, अर्थात जोंक एरेपा और धांगर कुड़िया एक ही है। क्या है? लड़कों के घुमकुड़िया को धांगर कुड़िया या फिर जोंक एरेपा कहते हैं। जहाँ एक सांस्कृतिक नाचक्रम करते हैं, नाच गान करते हैं, ठीक है, वहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, सब कुछ ये यहाँ पे सीखते हैं। जोंक एरेपा जो है नियंत्रण और देखभाल के लिए, अर्थात जो लड़कों का घुमकुड़िया होता है उसको देखभाल के लिए लड़के को मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। किसी लड़के को मुखिया के रूप में, अर्थात उसका मॉनिटर, उसको मतलब एक होता है ना, उसको कैसे उसको ट्रेंड करना, ट्रेनर जो है उसको उसका नियुक्त किया जाता है, जिसे धांगर महतो कहते हैं। क्या कहते हैं? धांगर महतो, ठीक है। जोंक एरेपा को अर्थात बॉयज हॉस्टल को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? धांगर महतो होगा। उसी प्रकार से जो पेल एरेपा जो लड़कियों का घुमकुड़िया होता है, ठीक है, लड़कियों की देखभाल करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए एक विधवा महिला हो गया, फिर ये बूढ़ी महिला जिसको काफी एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको यह कार्यभार सौंपा जाता है, जिसको बड़की धांगरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़की धांगरीन। तो यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। सबसे पहले कि लड़कों के घुमकुड़िया को क्या कहते हैं? तो जोंक एरेपा। लड़कियों के घुमकुड़िया को क्या कहते हैं? पेल एरेपा, ठीक है। जोंक एरेपा का नियंत्रण, उसको देखभाल करने का भार किस पर होता है? तो धांगर महतो पे होता है। उसी प्रकार पेल एरेपा का देखभाल करने का जिम्मेवारी जो होता है बड़की धांगरीन पर होता है, जो कि एक विधवा महिला या फिर प्रौढ़ मतलब होता है बूढ़ी औरत, ठीक है, या फिर जो उम्रदराज हो चुकी हैं, उनको यह कार्यभार सौंपा जाता है। रीजन है क्योंकि ये पूरी तन्मयता के साथ उनको अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं, कंसंट्रेशन उस पर पूरा ध्यान दे पाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, घुमकुड़िया में प्रवेश जो है जनरली 10 से 11 वर्ष की उम्र में हो जाता है, क्योंकि बाद में इसमें जैसे जनजातियों में क्या होता है, शादी जो है 15 से 16 वर्ष में कर दी जाती है। और इसमें घुमकुड़िया में जो है पहले ही, शादी से पहले ही प्रवेश मिलता है। शादी के बाद इसमें किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अविवाहित लड़के एवं लड़कियां ही रह सकते हैं, ठीक है। अर्थात विवाह के पूर्व इसके सदस्य बन सकते हैं, विवाह के बाद इसका सदस्य नहीं बन सकते। किसका? घुमकुड़िया का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और इनका 3 श्रेणियों में से बांटा गया है। कौन को? एक होता है पूना जोखर। पूना मीन्स होता है नया, ठीक है। पूना मीन्स क्या होता है? नया, मतलब जो नए बच्चे होते हैं उसका प्रवेश दिया जाता है, उसे पूना जोखर कहते हैं। उसके बाद मान जोखर, जो जिसका प्रवेश 3 साल के बाद दिया जाता है उसको मान जोखर कहते हैं। और तीसरा जो होता है कोहा जोखर होता है, ठीक है। 3 श्रेणियां कौन कौन हो गया? पूना जोखर, मान जोखर और कोहा जोखर, राइट। अब घुमकुड़िया में प्रवेश 3 वर्ष में धार्मिक संगठन का क्या होता है? एक बार दिया जाता है। और इसका एक सुसंपन्न दीक्षा समारोह जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है। 3 वर्ष में एक बार इसका संगठन आयोजित किया जाता है, जिसको भी प्रवेश देना, जिसके बच्चे को उसमें एडमिशन लेना, जिस तरह स्कूल में प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है ना एडमिशन का, उसी प्रकार से ये घुमकुड़िया में 3 साल में एक बार मतलब आयोजित किया जाता है, जिसको भी इसमें एडमिशन लेना है, ठीक है। अर्थात इसको हम दीक्षा समारोह के नाम से जानते हैं, ये आयोजित किया जाता है, राइट। और इसमें क्या होता है, यह एक पुराना स्वरूप है। घुमकुड़िया एक संस्था है जो काफी पुरातन, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, जिसमें आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक पुरातन स्वरूप सब कुछ इसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, राइट। अर्थात घुमकुड़िया में आप जनजाति लोगों का पूरा कल्चर को समझ सकते हैं, वहां रह के जान के, उसको उनका रहन सहन का तरीका क्या है, वो कैसे जीते हैं, उनको क्या करना है, सब कुछ इसमें उसको ट्रेंड किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। यह एक प्रशिक्षण केंद्र होता है, जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र होता है, जहां एक सफल सामाजिक व्यक्ति बनने की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। यहाँ से पढ़कर जिस प्रकार से स्कूल से एक अच्छे कॉलेज से निकलने के बाद लड़का क्या होता है, उसमें काफी चेंजेस आते हैं, उसे जीना कैसे है वो आ जाता है, रहन सहन का तरीका आ जाता है, अर्थात वो इंसान हो जाता है, ठीक है।
उसी प्रकार यहाँ से जब कोई जनजातीय लड़का एवं लड़कियां जब निकलती है शिक्षा प्राप्त करने के बाद, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद, तो वह एक सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। उसमें काफ़ी प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो अच्छे से अपना रहन सहन को निभा सके। वो अपने जनजातीय रीति रिवाजों को, लोक नृत्य को, लोकगीत को, लोक संस्कृति को, अपने आस्था एवं विश्वास को, कल्चर को, हर चीज़ को वो समझ सके, उससे परिचित हो सके। किसमें? धूमकेड़िया में सब कुछ वो इसमें शिक्षा बताया जाता है। ठीक है। उरांव जनजाति के लोग क्या है? मिश्रित धर्म मानते हैं। ये तो धूमकेड़िया, अब उसके धर्म की बात करें तो ये मिश्रित धर्म मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही धर्म। और इनका जो प्रमुख देवता तो है वो धर्मेश होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है। उरांव जनजाति अपने प्रमुख देवता को किस नाम से जानते हैं? तो उसे धर्मेश के नाम से जानते हैं, और यह सिंहभोगा या फिर सूर्य का ही प्रतीक माना जाता है। ठीक है। उरांव जनजाति का लिए या फिर पूरी जनजाति जितने भी लोग हैं, ये प्रकृति के उपासक होते हैं। जनरली ये प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्रकृति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है। वृक्ष को पूजना पसंद करते हैं, सूर्य को पूजना पसंद करते हैं, धरती माता को पूजना पसंद करते हैं। ठीक है। इनको प्रकृति पर ज़्यादा विश्वास है। तो ये धर्मेश जो है इनका प्रमुख देवता होता है, जो कि सिंहभोगा या फिर सूर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। और धरती माता उनकी क्या है? दंपति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि धर्मेश का ही पुत्री है धरती माता। ठीक है। और इनके अन्य देवी देवता भी होते हैं, जिसे पहाड़ देवता, जिसको मरांग गुरु कहते हैं। ठीक है। उरांव लोग पहाड़ देवता को मरांग गुरु कहते हैं, ग्राम देवता को ठाकुर देव कहते हैं, सीमांत देवता कहने का मतलब वो गांव हुआ, और ये इसके गांव के बाहर एक देवता होता है जिसे सीमांत देवता कहते हैं, जिसे डिहवार कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहवार। ठीक है। सीमांत देवता को डिहवार के नाम से पुकारते हैं। कुल देवता को वो पूर्व जातमा कह के पुकारते हैं। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट, खासकर आपका ये धर्मेश जो प्रमुख देवता होता है। दूसरा कि पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? मरांग गुरु कहते हैं। ग्राम देवता को ठाकुर देव कहते हैं। सीमांत देवता को क्या कहते हैं? डिहवार कहते हैं। कुल देवता को पूर्व जातमा कहते हैं। ठीक है। और ये अपने धर्म प्रधान व पुजारी को पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहन इनका धर्म प्रधान या पुजारी होता है, अर्थात जो मेन पुजारी होता है उसे पाहन कह के बुलाते हैं। और इनका जो मुख्य पूजा स्थल होता है, ठीक है, जहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, इसे सरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। पूजा स्थल को सरना कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान क्या रखेंगे? इसका प्रमुख देवता धर्मेश होता है, इनका जो धर्म पुजारी होता है वो पाहन होता है, और इसका मुख्य पूजा स्थल जो है वो क्या कहलाता है? सरना कहलाता है। ठीक है। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। पहाड़ देवता को मरांग गुरु कहते हैं, और ठाकुर देवता को ठाकुर देव इनका ग्राम देवता होता है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये पूर्वजों की आत्मा अर्थात कुल देवता, यहाँ पूर्व आत्मा का मतलब क्या हुआ? पूर्वजों की आत्मा, जिसे जो हम लोग जो श्मशान घाट कहते हैं, इन लोग शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। वहाँ पे निवास करती है इनकी, ऐसा मानते हैं कि पूर्वजों की आत्मा जो है शासन में निवास करती है। और साल में एक बार क्या होता है? जनवरी के माह में ये लोग एक संस्कार को आयोजित करते हैं, जिसे हड़बोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़बोरा। ठीक है। आत्मा के शांति के लिए क्या है? जनवरी महीना में ये संस्कार को आयोजित करते हैं, जिसे हड़बोरा कहा जाता है। जिसमें क्या होता है? वर्ष भर में मरे उनके गोत्र के जितने भी व्यक्ति हैं, उनके हड्डियों का इसमें क्या होता है? दाह संस्कार किया जाता है किसी नदी में। ठीक है। किसी भी नदी में क्या होता है? दाह संस्कार किया जाता है, जिसे, और इस संस्कार को हड़बोरा कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उरांव जनजाति के लोग वर्ष में एक बार अपने मरे हुए गोत्रों के सभी लोगों का हड्डी विसर्जित करते हैं। इस संस्कार को किस संस्कार के नाम से जाना जाता है? तो किस संस्कार के नाम से जाना जाता है? हड़बोरा संस्कार से। ठीक है। तो यहाँ तक हम उनकी संस्कृति कल्चर को समझ लें कि घुमकड़िया क्या होता है, उनका शासन मतलब घुमकड़ी में क्या सीखते हैं, उनका कल्चर क्या होता है, धर्म क्या है, वो सब चीज़ देखिए। अब हम यहाँ उनके शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि वो अपने शासन प्रशासन की व्यवस्था को कैसे चलाते हैं। यहाँ तक तो वो बड़े हो गए। ठीक है। लेकिन बड़े होने के बाद भी तो शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी आती है। तो यह कल्चर के बाद शासन व्यवस्था को कैसे चलाते हैं उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो आपको बताया कि उरांव जो है झारखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है पूरे झारखंड में। और ये आपका रांची, हजारीबाग, गुमला, पाकुड़, गोड्डा, संथाल परगना, सिंहभूम वगैरह क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है।
ये जब स्टार्टिंग में आए तो इनको रहने के लिए क्या हुआ, ये खेतों को साफ कर, जंगलों को साफ करके खेत बनाना शुरू किए, ठीक है। अर्थात इसकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। और आपको ये भी बता दूं, सभी जनजातियों में से उरांव जनजाति सबसे ज्यादा शिक्षित है, ठीक है। सभी जनजातियों में से उरांव जनजाति सबसे ज्यादा शिक्षित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जब उरांव जनजाति छोटा नागपुर में आके बसे तो हर परिवार या कुल के लोग क्या है, जंगल के किसी उपयुक्त भाग को, जहां उनको लगा यहाँ खेती किया जा सकता है, जंगलों को साफ करना शुरू किया। क्योंकि आपको मालूम है झारखंड पूरे पहले जंगल ही था, ठीक है, पूरा जंगल ही था। यहाँ जो घनानंद जो था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से हाथियों मंगाया करता था यहाँ के जंगल में, या फिर किसी को सजा देना होता था तो झारखंड के जंगलों में आके छोड़ दिया जाता। ये इतना घना जंगल था, मतलब माना जाता था जिसे इस जंगल में छोड़ दिया गया वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये जंगल ही जंगल था। तो उरांव जनजाति के लोग उपयुक्त स्थान पर पहुंचे, फिर जहां उनको लगा यहाँ खेती किया जा सकता है वहां वो जंगल को साफ करना शुरू किए और खेती योग्य बनाए, ठीक है। उन लोग इस प्रकार उस जंगल को साफ करके इस प्रकार से पेड़ वगैरह को काटे ताकि वहां से अपने जीवन यापन के लिए खेती कर सके और अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। उसी में झोपड़ियां बनाई, वहां पे रहने के लिए घर बनाए। अब खेती करेगा, खेती एक दिन का तो काम है नहीं, किसी भी खेत फसल को उपजाने के लिए कम से कम 2 से 4 महीने का समय लगता ही है, ठीक है। अब 2 से 4 महीने के लिए वो खाना बदोश का जीवन तो जी नहीं सकते, इसलिए वो क्या है, झोपड़ी बनाना भी शुरू किए वहां पे, ठीक है। और ये प्रथम जंगल साफ कर खेत बनाने वाले जो व्यक्ति थे उसे भूइहर कहा गया। इसे ये जनजाति को फिर यहाँ आने वाले लोगों में से 2 प्रकार से बांटेंगे। एक जो सबसे पहले आए और जंगल को साफ किए उसको भूइहर कहेंगे, और जो बाद में आए, ठीक है, उसे जेठ रैयत कहा गया। क्या कहा गया, जेठ रैयत, या फिर शॉर्ट में सिर्फ रैयत कहा गया। तो भूइहर और जेठ रैयत में क्या अंतर है? भूइहर उसे कहेंगे जो सबसे पहले व्यक्ति आए, सबसे पहले मतलब बहुत सारे लोगों में से वैसे व्यक्ति जो पहले आए जंगलों को साफ किए, अर्थात पुराने व्यक्ति। और जो बाद में आए जंगल वगैरह साफ कर लिए, घर वगैरह बना लिए, ठीक है, बाद में आराम की जिंदगी जीने आए, उसे जेठ रैयत या फिर रैयत कहेंगे, ठीक है। भूइहर का अर्थ ही होता है भूमि का स्वामी, ठीक है। भूइहर का अर्थ होता है भूमि को हरण करने वाला, मतलब भूमि का स्वामी, ठीक है। क्या, भूमि का स्वामी। जंगल को साफ किए, भूमि बनाए खेती करने के, तो उसका वो मालिक तो कहलाएंगे ही। और उनकी जो जमीन है वो भूइहर जमीन कहलाई, ठीक है। क्या, भूइहर जमीन। और उनके द्वारा बसाए गए गांवों को भूइहर गांव कहा गया। सबसे पहले भूइहर किसे, उरांव जनजाति के जो लोग थे उसको भूइहर कहा। भूइहर का अर्थ होता है भूमि का स्वामी। उनका जमीन क्या कहलाएगा, भूइहर जमीन, और उनका गांव कहलाएगा भूइहर गांव, राइट। गांव के प्रबंधन और संचालन तथा धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए क्या हुआ, स्टार्टिंग में जैसे ज्यादा जनसंख्या नहीं था, मान लीजिए उरांव जनजाति के लोग हैं तो एक गांव में मान लीजिए इनका क्या है ज्यादा व्यक्ति, तो उस समय स्टार्टिंग में था नहीं, तो क्या है, स्टार्टिंग में एक ही व्यक्ति को पाहन और महतो कहा जाता था। मतलब वो शासन प्रशासन के कार्य भी संभाल लेता था और धार्मिक जो काम है, शादी विवाह करना, पूजा पाठ करना, ये दोनों कार्य, मान लीजिए इस गाँव में बहुत ज्यादा लोग नहीं है तो एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो सबसे पहले आया उसी को महतों और पाहन दोनों कहा जाता था, क्योंकि ये दोनों कार्य आसानी से कर लेता था, प्रशासन भी चला लेता था, पूजा पाठ भी कर लेता था, ठीक है। स्टार्टिंग में क्योंकि उसमें संख्या ज्यादा नहीं था तो उसे क्या कहा गया, पाहन। स्टार्टिंग में क्या कहा गया, पाहन। और वह जिस कुल का था उसे पाहन खूट कहा गया। क्या कहा गया, पाहन खूट। खूट का मीन्स होता है परिवार, ठीक है। जिस खूट से था उसे पाहन खूट, मतलब पाहन खूट से जो बिलोंग करता था उसे पाहन खूट कहा गया, ठीक है। अब पाहन क्या है, प्रशासनिक और धार्मिक दोनों कार्य क्या है करता था, लेकिन बाद में उसकी सहायता के लिए दूसरा मुखिया का चयन किया। ये मजबूरी बन गई जब ये जनसंख्या लगातार बढ़ता गया, उरांव जनजाति के लोग जब जनसंख्या, तो ऐसा देखा जाने लगा कि वो जब धर्म का कार्य करता था तो शासन प्रशासन प्रभावित होता था, ठीक है। शासनिक प्रशासनिक कार्य यदि वो संभालता था तो पूजा पाठ अच्छा से नहीं हो पाता था गांव में। तो ऐसा जरूरत महसूस हुआ कि नहीं, अब पूजा पाठ करने वाले का एक अलग रहेंगे और शासन प्रशासन वाले चलाने वाले अलग रहेंगे। तो बाद में जब आवश्यकता पड़ी तो महतों का चुनाव किया गया, महतो बनाया गया। और महतो से पहले क्या है, उरांव का जो गांव का पुरोहित वह कौन कहलाता था, बैगार पाहन। बताया ना कि पाहन ही पहले शासनिक प्रशासनिक और धर्म से रिलेटेड कार्य को संभाल लेता था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के बाद इसकी जरूरत महसूस हुई कि एक ही व्यक्ति दोनों कार्य को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, इसलिए एक अलग व्यक्ति का चुनाव किया गया जिसे महतो कहा गया। क्या कहा गया, महतो। वह भी भूइहर कुल का था। वो क्या था, वही भूइहर कुल का था और उस कुल को महतो खूट कहा गया। जिस प्रकार से पाहन
जिस खुट से आता था उसे पाहन खुट कहा गया, उसी प्रकार महतो जिस खुट से आया उसे महतो खुट कहा गया। इस प्रकार गांव के जो प्रशासनिक महतो का कार्य क्या हुआ कि महतो अब क्या करेगा, शासन प्रशासन की कार्य को संभालेगा और पाहन जो है धार्मिक कार्यों को संभालेगा। ठीक है, धार्मिक कार्य जो है पाहन को दे दिया गया और महतो को प्रशासनिक और शासनिक कार्य सौंप दिया गया। ठीक है, अब गांव में बढ़ती आबादी के साथ विवादों को सुलझाने के लिए पंचायत बनी। अब यहाँ तक चलिए, अब और ज्यादा जब जनसंख्या बना तो अब क्या ऐसा देखा जाने लगा कि अलग अलग गांव बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस जरूर एहसास हुआ कि नहीं अब महतों से भी नहीं संभल रहा है, तो फिर पंचायत में बदल गया। पंचायत बनी जिसमें वरिष्ठ सदस्य पंच हुए और महतों उसका अध्यक्ष हुआ। जब पंचायत बना तो महतों को अध्यक्ष बनाया गया और जो वरिष्ठ लोग थे, गणमान्य लोग थे, बुजुर्ग लोग जो थे उसे पंच बना दिया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहाँ पढ़ा देखेंगे, गांव से बाहर अब निकलते हैं। गांव में आप समझ गए कि गांव में बहुत सारे लोग होंगे, उनमें से एक व्यक्ति जो होगा पाहन कहलाएगा, दूसरा व्यक्ति महतो कहलाएगा। पाहन जो है धार्मिक कार्य को देखेगा, पाहन जो है धार्मिक कार्य को देखेगा अर्थात पूजा पाठ करेगा, शादी विवाह करवाएगा। ठीक है, और महतो जो है वो शासन प्रशासन का कार्य चलाएगा, विवाद सुलझाने का कार्य करेगा, किसी को दंड देने का कार्य करेगा। ठीक है, ये तो गांव हो गया। अब गांव से मिलकर पंचायत में पहुंचते हैं। अब यहाँ पे पढ़ा को देखेंगे। पढ़ा क्या है, आसपास के गांवों में इसका निर्माण क्यों किया गया उसको देखिए। एक जब जनसंख्या बढ़ गई तो ऐसा देखा जाने लगा कि गांव में असुरक्षा का भी स्थिति पैदा होता है ना, तो ये गांव वाले क्या हुआ कि आके मिल के रहेंगे तो हम किसी भी मतलब क्या कहते हैं शत्रुओं का इसमें हम लोग पर आक्रमण भी होता है या किसी प्रकार का या सुरक्षा की स्थिति पैदा होती है तो हम लोग मिलकर उसे सॉल्व कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, तो आसपास के गांव में क्या होता है, प्राकृतिक और अलौकिक शत्रुओं से सुरक्षा के लिए साथ मिलजुल कर काम करने का जरूरत करने का एहसास होता है और जिसके फलस्वरूप क्या पढ़ा संगठन का निर्माण होता है। जिस प्रकार शिकार करने के लिए लोग संगठित होकर जाते थे, बहुत सारे लोग क्या करते थे, शिकार करने जाते थे और बहुत सारे पशु पक्षी को मार के लाते थे, फिर उससे वो भोजन करते थे। तो शिकार समूह के तर्ज पर ही ये पढ़ा का निर्माण किया गया और इसका आधार जो हुआ वो संबंधी ना होकर समूह हुआ। ठीक है, अर्थात इसमें जो स्थानीयता समीपता था, कहने का मतलब मान लीजिए एक गोत्र का यहाँ लोग है, एक दूसरे दूर में है, एक तीसरा यहाँ है, ये दोनों एक ही गोत्र के, मान लीजिए ये गोत्र का है, ये भी ये गोत्र का है, ये भी ये गोत्र का है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम अपने गोत्र के साथ ही मिलकर समूह बना सकते हैं। मान लीजिए इस ये वाले व्यक्ति के साथ एक बी गोत्र है, इधर सी गोत्र है, यहाँ डी गोत्र वाले रहने वाले लोग हैं, तो ये इससे ना करके ये नजदीक वाले से संगठन बनाएंगे, क्योंकि जब उन पर किसी भी प्रकार का आक्रमण होगा, किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी तो ये वाला इतना दूर से नहीं जा सकता है। ठीक है, जो नजदीक के लोग हैं वही उनको साथ देंगे। तो ये पढ़ा पंचायत में नजदीक वाले को जो आपस में नजदीक वाले जो लोग थे वही आपस में मिलकर पढ़ा का निर्माण करते हैं, ना कि समान गोत्र वाले। कहने का अर्थ हुआ कि पढ़ा पंचायत में कोई जरूरी नहीं कि समान गोत्र ही होंगे, अलग अलग गोत्र के लोग इसमें आपको मिलेंगे, जो आपस में आस पड़ोस में वही लोग मिलकर इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वही है, इसका आधार संबंधी ना होकर स्थानीय समीपता बना। राइट, अब इसमें क्या है, पढ़ा जो है जैसा आज अस्तित्व में कई निकटवर्ती पड़ोसी गांवों का समुदाय बनता गया और जिसका केंद्रीय संगठन पढ़ा पंच कहलाया। क्या कहलाया? पढ़ा पंच। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, कई गांव मिलकर, जैसे 5, 7, 11, 21, 22 गांव से मिलकर क्या होता है, पंचायत अंतर ग्रामीण पंचायत बनता है, जिसको पढ़ा कहा गया। ये पढ़ा में क्या होता है, बहुत सारे गांव, जैसे जनसंख्या मान लीजिए ज़्यादा है, ठीक है, ये गांव है, दूसरा गांव है, तीसरा गांव है, चौथा गांव है, इस प्रकार से मान लीजिए इस गांव का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो इतना ही लोग मिलकर एक पढ़ा बना लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई छोटा छोटा गांव है तो इसमें 11 गांव भी हो सकता है, उससे भी छोटा छोटा गांव है तो 22 गांव भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि एक पढ़ा में आपको 5, 7, 11, 21, 22 गांव आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी को अंतरग्रामीण, यह एक अंतरग्रामीण पंचायत होता है, यह एक अंतरग्रामीण पंचायत होता है जिसे पढ़ा या फिर पढ़ा कहा जाता है और इसी का मुखिया राजा कहलाता है, पढ़ा राजा। ठीक है, इसका मुखिया राजा कहलाता है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, बहुत सारे गांव, मान लीजिए ये गांव है, बी गांव है, सी गांव है और डी गांव है। ठीक है, ये सब मिलके एक पढ़ा का निर्माण करेंगे।
क्लियर। और इसका जो मुखिया होगा वह क्या कहलाएगा, पढ़ा राजा। इसका जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा वो पढ़ा राजा कहेगा। और इसी पढ़ा राजा के अंतर्गत में इनके जो गांव के महतो हैं, महतो और पाहन, मान लीजिए ये गांव का महतो, इस गांव का महतो, इस गांव का महतो, ये गांव का महतो, ये सारे पढ़ा के राजा के अंतर्गत इनका इसका जो दिशा निर्देश होगा उसको वो फॉलो करेंगे, राइट। पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है, इसका कार्य क्या होगा, या दो से अधिक गांव के बीच का विवादों का निपटारा करेगा। कहने का अर्थ हुआ, मान लीजिए एक गांव ये है, दूसरा गांव बी है, ये दोनों गांव में किसी भी प्रकार का विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो ये गांव मान लीजिए ये तो इस गांव का महत्व है, इस गांव का महत्व है, विवाद दो गांवों के बीच में हुआ है। एक ही गांव में होता है तो महत्व सुलझा लेता था, लेकिन यहाँ दो महत्व की हो गया। मान लीजिए अब इसकी दो घर में झगड़ा हुआ तो महत्व सुलझा लेगा, लेकिन दो पंचायत में, दो गांव में झगड़ा हो गया तो उसको कौन सुलझाएगा। तो ये फिर क्या करता है, ये कार्य करने का बारी आता है पढ़ा राजा का। ये मामला ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको, पढ़ा को। अब इस मामले को निपटाने का कार्य करेगा पढ़ा राजा, ठीक है। तो पढ़ा पंचायत का कार्य क्या हुआ कि यह दो या दो से अधिक गांवों के विवादों को सुलझाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, यह निम्न, मध्य और उच्च तीन स्तरों में विभक्त होता है। यह जो व्यवस्था होता है यह निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर, तीन स्तर में यह विभक्त होता है। निम्न तथा मध्य स्तर पंचायत में फैसला का निपटारा ना होने के बाद यह उच्च स्तर को ट्रांसफर किया जाता है। उच्च स्तर को कहने का अर्थ वो देखिए, निम्न स्तर पर होता है महतो, ठीक है। मध्य स्तर पर जो होता है वो आता है आपका पढ़ा राजा, पढ़ा राजा। और उच्च स्तर में सबसे जो होता है उसे पढ़ा दीवान कहते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, पढ़ा दीवान। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था या फिर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कितने स्तरों में विभक्त है। तो यह तीन स्तरों में विभक्त है। कौन, निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, ठीक है। क्लियर। और इसके शासन व्यवस्था में क्या है, आप देखेंगे दूसरे जनजातियों में सिर्फ पुरुष लोग भाग लेते थे, लेकिन इनके शासन व्यवस्था की एक और खासियत है कि इसमें महिलाएं भी भाग लेती है। उनका जो पंचायत होता है उसमें महिलाएं भी अपने विचार रखती हैं, वो भी फैसला देने में सहयोग करती है। अर्थात पंचायत की कार्रवाई पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सहभागिता का अवसर मिलता है, ठीक है। तो आप अभी तक क्या देखें कि बहुत, एक मान लीजिए उरांव जनजाति का एक संगठन है जिसमें बहुत सारे गांव हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे गांव हैं, इसमें क्या होगा, अब बहुत सारे गांव मिलके पंचायत का निर्माण करेंगे और वो पंचायत का जो मुखिया होगा वो पढ़ा राजा कहलाएगा। अब इस पढ़ा राजा अकेले कार्य को नहीं कर पाता है, तो ये क्या करता है, दीवान, पनेर, कोटावर वगैरह को रखता है। इसमें से ये बहुत सारे गांव में क्या होता है, राजा गांव कहलाता है, एक दीवान, दीवान जिस गांव से होता है उसे दीवान गांव कहते हैं। कोटावर या कोटवार जो इस गांव से होता है उसे कोटवार गांव कहते हैं, और जिस गांव से पनेर होता है उसे पनेर गांव कहते हैं, ठीक है। तो क्या देखें कि पढ़ा के गांवों में से एक को राजा गांव, अर्थात जहां से राजा है उसे राजा गांव कहेंगे। दूसरे को दीवान गांव, दीवान गांव क्यों कहेंगे, क्योंकि उस गांव में दीवान रहता है इसलिए दीवान गांव कहेंगे। तीसरे को पनेर गांव, ठीक है, जहाँ पे पनेर होता है। चौथे को कोतवार गांव कहेंगे, और शेष गांव को परजा गांव। परजा मीन्स क्या होता है, वहां के रहने वाले लोग। शेष जो भी गांव बचे उसे परजा गांव कहेंगे। तो आप यहाँ पे समझे कि फिर से देखिए फिगर के माध्यम से कि बहुत सारे गांव हैं, तो जहाँ से राजा है उसे राजा गांव, जहाँ से पनेर गांव है, पनेर है वहाँ से पनेर गांव, जहाँ का से दीवान गांव है, दीवान है वहाँ से दीवान गांव, और जहाँ कोटवार है उसे कोटवार गांव। बाकी ये जो गांव बचे जहाँ से नॉर्मल व्यक्ति लोग रहते हैं ये सारे कहलाएंगे परजा गांव। क्या कहलाएंगे, परजा गांव। क्लियर। नेक्स्ट है कि एक गांव दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा पढ़ा में ही होता है। जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय पढ़ा ही लेता है और पुनर्प्रवेश की अनुमति भी देता है। तो आप देख सकते हैं ये पढ़ा में राजा गांव, पनेर गांव, कोटवार गांव और दीवान गांव आके जुड़ गए। आज इसमें क्या होता है, इसका एक गांव से दूसरे गांव के साथ जो भी विवाद हो गया उसका निपटारा ये पढ़ा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये जो है जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय जो पढ़ा ही लेता है। कहने मतलब किसी व्यक्ति को यह दंड दिया गया कि उसे जाति से बहिष्कार करेंगे, ठीक है। महतो बोल दिया कि यह अमुक व्यक्ति ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कार्य किया है, इसे जाति से बहिष्कार किया जाएगा, इसे अजायज किया जाएगा। तो ये फिर मामला ट्रांसफर किया जाता है पढ़ा के पास। अब यहाँ पे पढ़ा राजा देखता है क्या यह सही है या नहीं है, यदि उचित रहता है तो अंतिम फैसला जो है आपका पढ़ा राजा ही लेता है।
और पुनः यदि लगता है कि नहीं इसे फिर से वापस अपने जाति में मिलाया जा सकता है तो वह भी आदेश अर्थात पुनः प्रवेश की अनुमति भी यही देता है। कौन? पढ़ा। राइट। अब पढ़ा के कार्य क्या है भाई? पढ़ा का तो निर्माण हो गया, इसके अलावा और पढ़ा के क्या कार्य है? तो पढ़ा के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। या कल्याण से संबंधित कार्य को करता है, मानवीय अमानवीय किसी भी प्रकार को है उसको भी करने का कार्य करेगा। प्राकृतिक अलौकिक कार्य जो है प्रकृति से संबंधित कोई कार्य है, कुछ विपदा आ गया वो भी पढ़ा के तहत वो लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं। खतरा है, विपदा है, सुरक्षा है, ये सारे मामले को पढ़ा देखता है। सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन करना है, ठीक है, उसको यही पे करेंगे। जतरा, नाच, सामूहिक शिकार आदि जो भी आयोजन किए जाएंगे ये सारे जो कार्य करेंगे कौन करेंगे? पढ़ा करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं उरांव जनजाति के लोग एक क्या कहते हैं, बैसाख में जो पर्व का आयोजन करते हैं उसे विशु सेंद्र कहा जाता है। जो बैसाख में होता है, बैसाख में जिसे कहते हैं आयोजन करते हैं उसे विशु सेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विशु सेंद्र। उसके बाद फागुन में जो करते हैं, फागुन मतलब होली के टाइम में जो करते हैं उसे फागु सेंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फागु सेंद्रा। और जो वर्षा ऋतु में जो करते हैं, वर्षा ऋतु में उसे जेठ शिकार कहा जाता है। क्या? जेठ शिकार। जेठ शिकार। तो कहने का हुआ ये सारे जो आयोजन किए जाते हैं ये सारे पढ़ा के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। राइट। विशेष परिस्थिति में कोई गांव एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल हो जाता है। ठीक है। मान लीजिए कोई स्थिति ऐसा होता है जहां लगता है, मान लीजिए एक पढ़ा है जहां पे ए गांव, बी गांव, सी गांव, डी गांव ये सारे लोग हैं। अब यदि ये को लगा एक पढ़ा अलग पढ़ा इधर है, ठीक है, ये पढ़ा एक यहाँ पे है, मान लीजिए एक पहला पढ़ा ये है, दूसरा पढ़ा ये है। अब ये जो कि इस पढ़े में शामिल था इसको लगा कि यहाँ से हमको ज़्यादा सही इस पढ़ा में शामिल होना लगता है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, इस पढ़ा में शामिल हो जाएगा। मतलब पहले मान लीजिए पढ़ा इसमें आता था, अब यह इसमें शामिल हो जाएगा। तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ये तो शामिल इसमें हो गया, लेकिन उस जिस पढ़े से था वहां से तो रिश्ते नाते नहीं तोड़ सकते। उनका रिश्ता नाता तो यहाँ भी जुड़ा रहेगा ना। ऐसा कोई ऐसा वस्तु तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ उठा ले, रिश्ते तो इमोशनली जुड़े होते हैं, तो इनका रिश्ता यहाँ भी जुड़ा रहेगा। अर्थात यहाँ से भी वो अपना संबंध को नहीं तोड़ते हैं, अपना संबंध विच्छेद नहीं करते हैं। और ऐसे गांव को वो दूध भैया गांव कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध भैया गांव। अब ये जो व्यक्ति जब इस पढ़ा में शामिल हो जाएगा तो ये इसको दूध भैया गांव कह के पुकारेगा। ठीक है। और ऐसे दूध भैया गांवों के समावेश के कारण क्या पढ़ा लगातार कोई पढ़ा इतना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। क्यों भाई? मान लीजिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खूबी देखा तभी ये व्यक्ति यहाँ पे शामिल हुआ, उसी प्रकार ये भी व्यक्ति इस खूबी को देख के इसमें शामिल हो जाएगा, ये भी व्यक्ति इसमें शामिल हो जाएगा, ये भी व्यक्ति शामिल हो जाएगा, और इस प्रकार से बहुत सारे गांव इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि यह पढ़ा में कुछ ना कुछ ऐसी खासियत है। और लगातार लोग इसमें शामिल रहेंगे तो यहाँ से तो व्यक्ति निकलते गया, यहाँ पे शामिल होते गया, यह तो छोटा हो जाएगा और यह लगातार बड़ा होते चला जाएगा। तो इस प्रकार देखा गया है कि ये गांवों के लगातार समावेशन से पढ़ा का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, इसका संगठन और संघ बन जाता है, जिसे अंतर पढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर पढ़ा कहते हैं। राइट। अब हम देख लिए यहाँ पे, अब हम पाहन के बारे में चर्चा करेंगे। पाहन क्या है? तो पाहन क्या है? यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। यह जो है गांव का धार्मिक प्रधान होता है, गांव के सभी धार्मिक क्रियाकलापों को यही देखता है। धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो, पर्व त्योहार हो, शादी विवाह हो, जो भी है सारे कार्यों को इस संचालन करने का कार्य कौन कहेगा? पाहन। पाहन का मतलब आप पुजारी से समझ सकते हैं। जो कार्य पुजारी करता है, पुजारी का कार्य क्या होगा? आपके घर में शादी विवाह होगा तो जो पंडित है वो निभाएगा। ठीक है। पर्व त्योहार में पूजा पाठ करना है वो भी पुजारी आके करेगा। शादी विवाह है तो उसमें भी पुजारी ही कार्य करता है। तो वही कार्य पाहन यहाँ पे करता है। राइट। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। ये जो पाहन का जो पद है यह कुंवारे व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ये किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है, और जिसको धर्म का ज्ञान होता है उसी को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी निठल्ले व्यक्ति को दे दिया जाएगा। अर्थात कुंवारा पाहन नहीं बन सकता। स्पष्ट शब्दों में कहने का अर्थ हुआ कि कुंवारा व्यक्ति पाहन नहीं बन सकता। और एक पाहन, अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज और देखिए, उरांव जनजाति में पाहन
आपको बताया कि स्टार्टिंग में पाहन ही सारा कार्य करता था, बाद में जरूरत महसूस होने पर महतो हुआ। ये दोनों, एक पाहन जो धर्म की कार्य संभालेगा, दूसरा महतो का कार्य संभालेगा, शासनिक प्रशासनिक के कार्य का जो है वो संभालेगा। लेकिन फिर भी कर अर्थात जो टैक्स वसूलने का कार्य है, ये दोनों को इसमें शामिल नहीं किया। अर्थात ये शासनिक प्रशासनिक कार्य को देखेंगे, पूजा पाठ अर्थात धार्मिक कार्यों को देखेंगे, लेकिन कर व्यवस्था को अभी भी इससे मुक्त रखा गया। अर्थात कर लगाने और वसूलने का कोई वित्तीय अधिकार इनको प्राप्त नहीं होता है। सारा अधिकार जो है पंचायत और पंचों में सन्निहित होता है। पंचायत और पंचों में बताया ना, पंचायत का मुखिया कौन होता है? राजा, पढ़ा राजा जिसको कहते हैं, पढ़ा राजा। और इसके जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पंच कहलाते हैं। अर्थात पढ़ा राजा और पंच दोनों मिलके ही वित्तीय अधिकार जो होता है उसका दखलंदाजी करेंगे, उसको जो भी निर्देश होगा वो करेंगे, जो उचित लगेगा वो करेंगे। ऐसा नहीं कि महतो और पाहन अपने मन से कुछ भी कर लेगा। वित्तीय अधिकार जो है वो पढ़ा और पंचों में निहित होता है, राइट। और उनकी स्वीकृति के और सहमति से ही कुछ पाहन और महतो कर सकते हैं। कुछ भी यदि महतो और पाहन को करना है तो इसके पहले पढ़ा पंचायत के जो मुखिया है, अध्यक्ष है पढ़ा राजा, और वो जो पंच है उसे विचार विमर्श करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये कुछ कर सकते हैं। और पाहन को क्या होता है, पूजा पाठ करने के लिए कुछ भूमि दिया जाता है। पाहन, ये व्यक्ति पूजा कर रहा है, पूजा पाठ करने में सामग्री लगती है, ठीक है, प्रसाद लगता है, कुछ भी सजावट लगती है। तो ये तो क्या है, गांव से हर बार चंदा नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही गांव वाले इसे एक भूमि दे देते हैं। यहाँ पे ये फसल उपजाएगा, फसल लगाएगा, और इससे उस उपजाने के बाद जो भी इससे आमदनी होगी बेचने के बाद यह पूजा पाठ में लगाता है। और इसी को पहनई भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहनई भूमि कहा जाता है। अर्थात पाहन को दी जाने वाली भूमि, पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाएगा, ठीक है। और इससे क्या करता है, इससे जो भी आमदनी होगा वह पूजा पाठ में लगाता है। गांव के जो भी शांति स्थापित करने के लिए जो भी पूजा पाठ करना पड़ेगा वह उसमें पैसा लगाएगा। इसको क्या कहेंगे? पहनई भूमि। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाता है? पहनई भूमि। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत गांव के अंदरूनी विवादों का निपटारा करती है। ग्राम पंचायत में क्या हो, गांव का जो भी अंदरूनी विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, उसको निपटाने का कार्य करेगा। और इसमें संपत्ति के बंटवारा, मान लीजिए दो भाइयों में संपत्ति का बंटवारा है, उसमें कुछ विवाद हुआ तो ऐसा थोड़ी ना पढ़ा के पास तुरंत चला जाएगा, ठीक है। पहले वो कोशिश करेगा कि हमारा मामला जो है घर में ही सिमट जाए। घर में नहीं सिमट पाया तो वो जाएगा महतों के पास, ठीक है। अर्थात जो ग्राम का मुखिया है महतों, उसके पास जाएगा कि मेरे भाई में ये चीज चल रहा है, इसका पंचायत 2-4 लोग ही मिलकर इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार विवाह संबंधी जो भी विवाद होगा उसको सुलझाने का कार्य कौन करेगा? ग्राम पंचायत ही। यौन अपराध हो गया, ठीक है, किसी का बलात्कार हो गया तो वो भी मामला यहीं पे सुलझाया जाएगा। निषेध उल्लंघन जो हो गया, विच्छेद वगैरह हो गया, मारपीट हो गई, चोरी हो गई, ये सारे जो है ग्राम पंचायत में ही सुलझाने की कोशिश किया जाएगा। क्या क्या? संपत्ति बंटवारा, विवाह संबंधी अपराध हो गए, यौन अपराध हो गया, ठीक है, मारपीट हो गया, चोरी हो गया, ये सारे को ग्राम पंचायत में सुलझाने की कोशिश की जाएगी। पंच बुलाया जाएगा, पंचायत होगा, आपस में महिलाएं पुरुष सब मिलके जो उचित निर्णय होगा वो देंगे, राइट। और इसमें क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो दुखी व्यक्ति है, महतो और पाहन से मौखिक शिकायत करता है। ऐसा नहीं कि उन लोग तो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं, कि ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन देंगे फलाना फलाना सो एंड सो ऐसा ऐसा हो गया, उसके बाद पंच बुलाया जाएगा, ऐसा न्यायालय की तरह है नहीं। वो क्या है, उनको कुछ अधिक परेशानी है तो सीधा महतो और पाहन के पास पहुंचेंगे। महतो और पाहन क्या उसका बात को सुनेंगे, ठीक है। फिर क्या करेगा, महतो पाहन जो है गांव के वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं, अर्थात जिसे पंच कहते हैं। अखरा, अखरा क्या होता है? एक नियत स्थान होता है। पंचायत स्थल को अखरा कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, पंचायत स्थल को ही अखरा कहा जाता है। अर्थात जहां पंचायत बुलाया जाता है वहां पे एकत्रित हो जाएंगे ये सारे। कोई शिकायत हुआ तो पंच और बुजुर्ग जो लोग हैं, उसके बाद गांव वाले के लोग जो हैं वो लोग वहां पे पहुंचेंगे, दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, वहां पे एकत्रित होंगे। और इसको एकत्रित करने का कार्य जो करता है वो गुड़ायत करता है। कौन करता है? गुड़ायत, जो कि महतों का असिस्टेंट समझ लीजिए, सहायक समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या करता है, जो महतों उसके विचार विमर्श के, उसके दिशा निर्देश को गांव तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो गुड़ायत क्या करेगा, इन दोनों पक्ष को शिकायतकर्ता और अभियोगी को बुलाएगा। शिकायतकर्ता मतलब जिसके साथ कुछ घटित हुआ और जिस पर दोषारोपण किया गया है, ये दोनों व्यक्ति को बुलाएगा। गुड़ायत महतो बोलेगा फलाने व्यक्ति में जो झगड़ा हुआ है दोनों को बुलाओ। पंच बुलाया जाएगा, पहले पंचायत बुलाया जाएगा, फिर वो दोनों व्यक्ति को अमुक जगह पे पेश किया जाएगा। फिर दोनों पक्षों से सुना जाएगा कि किसकी गलती है, तर्क वितर्क होगा, ठीक है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद गवाहों उस घटना को किसी ने देखा क्या, मान लीजिए किसी ने लगा दिया कि फलाने आदमी ने चोरी कर लिया, ठीक है। मान लीजिए एक ये है, दूसरा बी है, ये दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद
ये पंचायत बुलाई गई। अब ऐसा नहीं है कि ये बोल दिया अपराध, अब ये पंच तुरंत बी पर बोल देगा नहीं तुम चोरी किया, नहीं। पंचायत का कार्य ही होता है कि दोनों का पक्ष सुने, उसके बाद ये से पूछा जाएगा क्या तुम्हारा चोरी हुआ, तो किसी ने देखा, मान ली ए ने बोला हाँ सी व्यक्ति ने देखा, सी का गवाह के रूप में पेश किया जाएगा, उसके बातों को सुना जाएगा। सुनने के बाद यदि इसको लगेगा, पंचायत को दिल लग गया सी व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है, तो उसे शपथ दिलवाया जाएगा। कठोर जांच परीक्षण से होकर गुजरना पड़ता है, आग पर होकर चलना होता है। इनकी मान्यता है कि यदि तुम सही हो तो आग से तुमको कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक ये पीटा भी जाता है रोड शो कि यदि तुम सही हो तो चोट नहीं लगा, ऐसी मान्यता है इनकी। अर्थात कठोर परीक्षण से होकर गुजरना पड़ता है। यदि व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरे पर सिकन आएगा, उसके चेहरे देख के भी लोग समझ जाएंगे कि अमुक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अर्थात काफी तर्क वितर्क के बाद, कठोर परीक्षण के बाद ही ये लोग फैसला देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आप अपराध दे दिए और आपको दंड दे दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। पंचों की सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। अपराध सिद्ध होने पर क्या है, जुर्माना लगाया जाएगा। अपराध सिद्ध हो गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वो ऐसा कृत्य किया, ऐसा कार्य किया गया जो क्षमा योग्य नहीं है, तो जाति से बहिष्कार का दंड दिया जाता है। उसे पूरे जाति से, उसे क्या करेगा, पूरे जाति से ही बहिष्कार कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। इसमें डायन प्रथा भी पाई जाती है। डायन का मामला यदि सही पाया गया तो उससे भी गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। डायन प्रथा में क्या है, यदि किसी व्यक्ति को या महिला को या निश्चित कर दिया गया कि अमुक व्यक्ति जो है डायन है, अमुक महिला डायन है, तो उसे गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा। और जुर्माना के पैसे, भोज भात, शराब खर्च इस पर किया जाता है। जुर्माने के रूप में यदि किसी व्यक्ति से लिया है तो जुर्माना में क्या, ऐसा नहीं कि कुछ पैसे भी लिए जाते हैं, साथ ही साथ क्या है, भोज भात का आयोजन किया जाता है, शराब भी लिया जाता है। और फिर सीधा कहने का है कि तुम गलती की हो भाई, पार्टी दो, ठीक है, पार्टी करो, क्षमा याचना करो कि ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। वो सब करने के बाद फिर उसको मिलाया जाता है, जिसे भात भितार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भात भितार, ठीक है। अपने जाति में मिला लेना भात भितार कहलाता है, ठीक है। अब उराव गांव में क्या है, ऐसी अब धीरे धीरे सरकार का इसमें हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। तो इसमें क्या है, सरकारी पंचायत भी बन चुकी है। और अब क्या है, इसमें राजनीतिक चेतना का भी विकास हो गया है, लोग राजनीतिक से भी जुड़ चुके हैं। तो धीरे धीरे इनका जो शासन पर है वो तो प्रभावित हो रही है जैसे जैसे सरकार का इसमें हस्तक्षेप हो रहा है, लेकिन अभी भी इनकी जो संस्कृति है काफी सुदृढ़ है, ठीक है। महत्व का कार्य क्या है, वो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का प्रधान होता है, एक गांव का मुखिया होता है, प्रधान होता है, जिसे महत्व कहते हैं। इसका कार्य ये है, गांव के स्तर के मामलों को निपटारा करेगा, ठीक है, और यह शासनिक प्रशासनिक कार्य दोनों को निभाएगा। इसमें इसके बुजुर्ग लोग जो हैं उसकी सहायता करेंगे। ये महत्व का कार्य हुआ। इसके बाद गोड़ायत जो होता है महत्व का सहयोगी होता है। यह क्या है, महत्व का सहयोगी होता है, और महत्व के जो भी पंचायती आदेश होगा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, ठीक है, पूरे गांव वालों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। महत्व को यदि लगा कि आज पंचायत में बुलाना है तो पूरे गांव वाले को यह सूचना देगा कि फलाने जगह पर आखिरी पर सब आ जाओ, पंचायत आयोजित किया गया है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, महत्व को क्या बोलेगा, गोड़ायत जो है को बुलाएगा, उसको दिशा निर्देश देगा, और वो फिर गुड़ायत पूरे गांव वालों को बताएगा फलाने जगह पे अर्थात अखड़ा में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार से सारे कार्य करता है। उसके बाद आता है पढ़ा राजा। पढ़ा राजा आपको बताया कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है, पढ़ा राजा होता है। और वैसे मामले जिसका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महत्वों के द्वारा नहीं किया जा सकता है उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित किया जाता है। अर्थात महत्व, मान लीजिए ए गाँव है और दूसरा गाँव बी है, ये दोनों का महत्व, ठीक है, इसका महत्व में ये दोनों में झगड़ा हो गया, ये दोनों मामला को नहीं सुलझा पाए, तो ये सीधा यहाँ पे हस्तांतरित किया जाएगा पढ़ा राजा के पास, ठीक है। नेक्स्ट है पढ़ा दीवान। ये सबसे ऊपर होता है, पढ़ा दीवान जो है सबसे ऊपर होता है, यह सर्वोच्च पदधारी होता है। यह क्या है, सर्वोच्च पदधारी होता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का लीजिए, यह सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। ये कौन होता है, इसका जो भी निर्णय होगा सभी को मानना पड़ेगा। पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है, ये जो है इसका पद जो होता है पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है। आपको बताया था ना इनके 3 स्तर होते हैं, निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर। तो निम्न स्तर पर कौन हो गया, महतो हो गया। दूसरे स्तर मध्य स्तर पर कौन हो गया, पढ़ा राजा हो गया, पढ़ा राजा हो गया। और सबसे उच्च स्तर पर पढ़ा दीवान हो गया, कौन हो गया, पढ़ा दीवान, ठीक है। तो इनकी जो शासन व्यवस्था है त्रिस्तरीय है, ये सबसे ऊपर होता है। और इनके बीच में पढ़ा राजाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा पढ़ा दीवान करेगा। अर्थात
पढ़ा राजा द्वारा जो भी मामले निर्णय नहीं लिए जाते हैं, कोई मामला ऐसा है जो पढ़ा राजा भी उस पर अपना निर्णय नहीं दे पाया, तो वो पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पढ़ा राजा, एक ये पढ़ा राजा है, दूसरा बी है, ये कोई ऐसा पेचीदा मामला पहुंच गया है जिसका निर्णय ये दोनों भी नहीं दे पाए, तो सी मान लीजिए पढ़ा दीवान है, तो ये दोनों सी के पास पहुंचेगा और इसका निर्णय जो होगा वो पूरे सर्वमान्य होगा, सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट है। जिस प्रकार भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है सबको मानना ही पड़ता है, उसी प्रकार सी का निर्णय जो कि पढ़ा दीवान है, इसका जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, बेगा, बेगा को ही पाहन कहा जाता है। बेगा और पाहन दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसका कार्य क्या है, इसे वैद्या भी कहा जाता है और यह पाहन का सहयोग करता है। यह स्टार्टिंग में क्या है, बेगा था, इसका फिर क्या है, यह पाहन का सहयोगी होता है। यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा और उसे शांत करने का कार्य करता है। यह क्या करता है, ग्राम देवता जो होते हैं, आप कमेंट में बताएंगे, अभी आपको बताया था ना कि ग्राम देवता को क्या कहते हैं, तो आप जरूर बताएं कि उरांव जनजाति के लोग अपने ग्राम देवता को क्या करके पुकारते हैं। ठीक है, जिस तरह से पहाड़ देवता को मरांग गुरु कहते हैं, उसी प्रकार ग्रामीण देवता के लोग क्या करके पुकारते हैं, जरूर बताएं आप। तो यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा करता है, कौन, बेगा, ऐसे शांत करने का कार्य करता है। महतो के कार्यभार, आपको पूर्व बेगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। महतो जब महतो नहीं था, स्टार्टिंग में जब जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, उस समय गांव का जो पुरोहित है या फिर लौकिक प्रधान मतलब धार्मिक प्रधान जो है बेगा ही कहलाता है। ठीक है, तो कहने का था बेगा सहयोगी कह लीजिए या पाहन, ये दोनों एक ही व्यक्ति को आप समझ सकते हैं। आप ऑप्शन के अनुसार खुद देख लेंगे कि सहयोगी के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है या किस प्रकार से, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेगा कहीं कहीं आप जैसे जनसंख्या जहाँ कम है वहाँ बेगा ही पाहन का कार्य करेगा, लेकिन जनसंख्या किसी गांव का बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे पाहन प्रमुख होगा और उसके सहयोग के रूप में बेगा को रखा जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था अर्थात जिसे हम पढ़ा शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी यदि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप जरूर बताएं। ठीक है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी डाल दिया गया है, उसे भी आप जरूर देख लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।